विकास आदि के क्षेत्र में दोनों देशों के सहयोग एवं संबंधों की समीक्षा वार्ता की गई। नेपाल से भारत को विद्युत निर्यात में वृद्धि तथा भारत के सहयोग से वहां निर्माणाधीन 900 मेगावाट की 3 जल विद्युत परियोजना आदि की प्रगति पर संतोष वार्ता व्यक्त की गई। विद्युत क्षेत्र में सहयोग और बढ़ाने के लिए समझौते भी इस अवसर पर किए गए। वर्तमान में भारत नेपाल से 450 मेगावाट विद्युत का आयात प्रतिवर्ष करता है। अगले एक दशक में इसे 10,000 मेगावाट करने का लक्ष्य समझौते के तहत निर्धारित किया गया। भारत के रास्ते बांग्लादेश को नेपाली बिजली के निर्यात के लिए सैद्धांतिक सहमति दोनों पक्षों में बनी है। नेपाल इंपॉर्टेंट है। नेपाल में महाकाली नदी पर सिरसा व झूला घाट पर अनुदान सहायता के तहत 2 पुल बनाने की सहमति भारत की ओर से वार्ता में की गई। भारत और नेपाल के बीच पारगमन संधि यानी ट्रीटी ऑन ट्रांजिट की समीक्षा के लिए एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर वार्ता के दौरान किए गए। नवीनीकृत संधि में नेपाली माल के समुद्री बंदरगाहों तक पहुंच के लिए नए रेल मार्गों के साथ साथ भारत को सुविधा भी दी जाएगी। दोनों देशों के बीच व्यापार संधि की नवीनीकरण के लिए दोनों देशों से संबंधित उच्चाधिकारियों को निर्देश वार्ता के अवसर पर दिए गए। नेपाल में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना इंपॉर्टेंट है। नेपाल में एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना की नेपाल की मांग को भारत में स्वीकार किया। नेपाल में पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए मोतिहारी बिहार से अमलेखगंज नेपाल तक बिछाई गई पाइपलाइन का विस्तार चितवन तक करने का निर्णय वार्ता में किया गया। इसके अतिरिक्त सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल के झापा तक एक अन्य पाइपलाइन बिछाने का निर्माण भी बातचीत में किया गया। दोनों देशों के बीच 6 परियोजनाओं की वर्चुअल मोड में शुरुआत दोनों प्रधानमंत्रियों की वार्ता के दौरान की। इसके अलावा दोनों देशों के बीच 7 विभिन्न समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कनेक्टिविटी, पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर, सीमा पर भुगतान तंत्र नियंत्रण और एकीकृत चेक पोस्ट आदि शामिल हैं। देश के 33 नए उत्पादों को जीआई टैग, इसमें देखते हैं भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने विभिन्न राज्यों के 33 नए उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग 31 मार्च 2023 में प्रदान किया, जो 2022-23 में उच्चतम जीआई पंजीकरण का रिकॉर्ड है, जिसमें बिहार से 1, उत्तर प्रदेश से 10 इंपॉर्टेंट यूपी स्पेशल के अंतर्गत, मध्य प्रदेश से 1, छत्तीसगढ़ से 1, तमिलनाडु से 11 यानी इसमें जो है सर्वाधिक जीआई टैग जो इस दौरान प्रदान किया गया, तमिलनाडु से 11, लद्दाख से 1, जम्मू कश्मीर से 8 उत्पाद शामिल हैं। मार्च 2023 तक भारत में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की कुल संख्या बढ़कर 465, जिसमें से अगस्त 2023 तक काफी वृद्धि हो चुकी है। जीआई टैग उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा जारी किए जाते हैं। जीआई टैग 1999 के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम के अनुसार जारी किए जाते हैं। भारत में पहला जीआई टैग दार्जिलिंग चाय कृषि पश्चिम बंगाल को प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश में देखें तो बनारस पान सुपारी, बनारस लंगड़ा आम के रामनगर भंता बैगन के साथ साथ आदम चीनी चावल चंदौली, अलीगढ़ ताला, बखिरा पीतल के बर्तन, बांदा सजर पत्थर शिल्प, नगीना लकड़ी शिल्प, प्रतापगढ़ आंवला और हाथरस सिंह को जीआई टैग मिला है। अभी तक उत्तर प्रदेश को 45 उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है। इसमें से 20 वाराणसी क्षेत्र के ही हैं। तमिलनाडु से देखें तो मड़पराई, मुरुक्कू, कम्बम, पनीर, थ्रचाई, अंगूर, मातंग, शहद और तमिलनाडु के ऊटी वर्की सहित 11 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। जम्मू कश्मीर से देखें तो रामबन सुलाई, शहद, रामबन अनारदाना और बहुशली पेंटिंग सहित जम्मू कश्मीर के 8 उत्पादों को जीआई टैग मिला। इसके साथ बिहार के मिर्च चावल, मध्य प्रदेश के रीवा सुंदरजा आम, छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज चावल और लद्दाख के शिंगिस्कोस को जीआई टैग मिला है। मर्चा चावल के दाने का आकार काली मिर्च के समान होता है, इसलिए इसे मर्चा चावल या मिर्चा चावल कहा जाता है। अनाज और गुच्छे में अपनी अनूठी सुगंध कारण चावल सबसे अलग दिखता है। मर्चा चावल अपनी सुगंध, स्वादिष्ट और सुगंधित चूरा यानी चावल के गुच्छे बनाने के गुणों के लिए जाना जाता है। पके हुए चावल में पॉपकॉर्न जैसी सुगंध होती है और यह भुरभुरा, बिना चिपचिपा, मीठा और आसानी से पचने वाला होता है। सुंदरजा आम मध्य प्रदेश के रीवा जिले में गोविंदगढ़ कस्बे में बहुयात में पाया जाता है। यह फलों के राजा आम की खास प्रजाति है। सुंदरजा आम की अनूठी गुणवत्ता यह है कि इसमें फाइबर कमी होती है और नेचुरल शुगर की मात्रा कम होती है, जिससे मधुमेह के रोगी भी खा सकते हैं। सुंदरजा आम के बाद अप्रैल 2023 में मध्य प्रदेश के कुछ अन्य उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। इसमें सीहोर का सरबत्ती गेहूं, मुरैना की गजक डिंडोरी और गोंट पेंटिंग, ग्वालियर की कारपेट, उज्जैन की वाटका प्रिंट, जबलपुर भेड़ाघाट का स्टोन क्राफ्ट, बालाघाट की वारासिनी ओनी की साड़ी शामिल है। इस तरह मध्य प्रदेश में जीआई टैग प्राप्त उत्पादों कुल संख्या 19 हो गई। इसके बाद नागरी दुबराज छत्तीसगढ़ इत्यादि के लिए सर दिया गया है, तो इसके बारे में नेक्स्ट देखते हैं। लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जेक्ट्री इंडिया लीगो इंडिया की स्थापना की मंजूरी। इसमें देखते हैं केंद्र सरकार ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जेक्ट्री इंडिया लीगो इंडिया की स्थापना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 6 अप्रैल 2023 को 2600 करोड़ रुपए की लागत से लीगो इंडिया की स्थापना किए जाने पर अंतिम निर्णय लिया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस बारे में जानकारी में जारी एक बयान कहा कि ब्रह्मांड की बेहतर समझ और न्यूट्रॉन सितारों और ब्लैक होल जैसी खगोलीय अवधारणाओं के अध्ययन के लिए गुरुत्वाकर्षण तरंगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इन तरंगों को तलाशने के उनके स्रोत का पता लगाने के लिए कम से कम 3 वेधशालाओं की आवश्यकता होती है। 2 वेधशालाएं पहले से अमेरिका में स्थापित हैं। ऐसी तीसरी वेधशाला भारत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में मार्च 2016 अमेरिका के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। लीगो इंडिया का संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा। इसके निर्माण और संचालन में इस विभाग की 3 संस्थाएं और यूजीसी की स्वायत्त बॉडी की हिस्सेदारी होगी। परियोजना के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 174 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल चुकी है। नेक्स्ट अंतरिक्ष नीति 2023 देखें तो अंतरिक्ष कार्यक्रम में सुधारों को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों समिति ने 6 अप्रैल 2023 को अंतरिक्ष नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के द्वारा
रणनीतिक क्षेत्र को छोड़कर बाकी अंतरिक्ष क्षेत्रों को निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया। अंतरिक्ष क्षेत्र महत्वपूर्ण है, सैन्य उपयोग और अन्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए भी इसका प्रयोग होता है, जिस पर आगे भी सरकारी एजेंसियां ही कार्य करेंगी। नई अंतरिक्ष नीति लागू होने के बाद अंतरिक्ष कार्यक्रम में निजी क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ेगी। इससे भारतीय कंपनियों को ग्रहों के निर्माण से लेकर अंतरिक्ष पर्यटन के लिए अपने यान बनाने के अवसर मिलेंगे। निजी कंपनियां भी अपने अंतरिक्ष अभियान शुरू कर सकेंगी। अंतरिक्ष नीति देश में पहली बार बनी है, लेकिन इससे पूर्व 2020 में अंतरिक्ष क्षेत्र को सुधार शुरू किए गए थे। तब सरकार ने अंतरिक्ष को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र को निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थानों और स्टार्टअप के लिए खोला था। इसके लिए नई एजेंसी इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथोराइजेशन सेंटर इन स्पेस की स्थापना की गई, जिसके परिणाम अच्छे रहे हैं। अभी तक अंतरिक्ष से जुड़े 200 से अधिक स्टार्टअप एवं अन्य उद्यम पंजीकृत हो चुके हैं। अभी इसरो का अधिकांश समय व्यावसायिक महत्व के उपग्रह तैयार करने और उन्हें लॉन्च करने में बीतता है, जबकि नई नीति में यह कार्य निजी एजेंसियां करने लगी तो इसरो नई अंतरिक्ष तकनीक पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा। दूसरे निजी क्षेत्र को मंजूरी देने में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का बाजार बढ़ेगा, उसका लाभ लोगों तक भी पहुंचेगा। मैकिन्सी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2021 में विश्व की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का आकार 500 अरब डॉलर करीब रहा है। यह 9 से 10% प्रतिवर्ष की गति से बढ़ रहा है, लेकिन इसमें भारत की हिस्सेदारी मात्र 2% है। इसरो प्रमुख यानी इसरो के जो प्रमुख वर्तमान में एस सोमनाथ ने कहा कि इस नई नीति से अगले कुछ वर्षों में भारत की हिस्सेदारी बढ़कर 10% हो जाएगी, जो वर्तमान में 2% है। पहली बार इसरो के लॉन्च पैड से एक निजी कंपनी मैसर्स स्काई रूट सब ऑर्बिट रॉकेट विक्रम 1 का प्रक्षेपण किया गया। एक निजी कंपनी अग्निकुल ने लिक्विड इंजन का परीक्षण भी किया है। इससे पूर्व केंद्र ने 2019 में इसरो से जुड़े कार्य के लिए सार्वजनिक कंपनी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी NSIL की स्थापना की थी, जो इसरो व्यापारिक संस्थान के रूप में कार्य कर रही है। नेक्स्ट है हिमालय की कांगड़ा चाय को यूरोपीय आयोग का संरक्षित भौगोलिक संकेतक इंपॉर्टेंट है। यूरोपीय आयोग इसी ने भारत की अनूठी कांगड़ा चाय के लिए संरक्षित भौगोलिक संकेतक यानी PGI प्रदान किया, जो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा जिले में उगाई जाती है। यूरोपीय आयोग इसी ने 22 मार्च 2023 को PGI देने की अधिसूचना जारी की, जो 11 अप्रैल 2023 को लागू हो गया। कांगड़ा चाय के लिए PGI का अनुदान ऐसे समय आया जब यूरोपीय आयोग इसी बासमती चावल को समान दर्जा देने से पीछे हट रहा है। कांगड़ा चाय भारत के हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले की एक चाय है। 19वीं शताब्दी के मध्य से कांगड़ा घाटी में काली चाय और हरी चाय दोनों का उत्पादन किया जाता रहा है। कांगड़ा चाय को 2005 में भौगोलिक संकेतक GI टैग का दर्जा दिया गया था। एक भौगोलिक संकेतक GI टैग उन उत्पादों को प्रयोग किया जाने वाला एक संकेतक है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है और उस मूल के कारण उसकी गुणवत्ता प्रतिष्ठा होती है। दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाला पहला भारतीय उत्पाद है, जो 2004 में इस मशहूर बेवरेज को पहचान मिले। यूरोपीय परिषद के साथ मिलकर यूरोपीय संघ की कार्यकारिणी का हिस्सा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश। इसमें है इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन IBEF की अप्रैल 2023 में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार भारत 2026 तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बनने की अक्सर है। रिपोर्ट में कहा गया भारत की सौर विनिर्माण क्षमता 2020 में 10 गीगावाट से बढ़कर 2030 तक 50 गीगावाट होने की संभावना है। क्षमता में इस वृद्धि से लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार और 9 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार सहित होने की संभावना है। नवीनीकरण ऊर्जा और राष्ट्रीय सौर मिशन जैसी पहलों पर सरकार के ध्यान के कारण भारत के सौर विनिर्माण उद्योग को बढ़ावा मिला है। सरकार ने घरेलू सौर विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न नीतियों और योजनाएं भी शुरू की है, जैसे उत्पाद से जुड़ी प्रोत्साहन PIL योजना। इस योजना के सरकार ने सौर PV खंड के लिए 4,500 करोड़ रुपए यानी $600 मिलियन के बजट का निर्धारण किया। इसमें 10 गीगावाट की विनिर्माण क्षमता सहित होने की उम्मीद है। कई अन्य भारतीय कंपनियां भी सौर विनिर्माण में निवेश करें। उदाहरण के लिए अडानी सोलर ने गुजरात में 1.2 गीगावाट सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित की। टाटा पावर कॉर्पोरेशन बेंगलुरु में 1.1 गीगावाट क्षमता वाली एक विनिर्माण इकाई है, जबकि वारी एनर्जी महाराष्ट्र और गुजरात में 3 सुविधाओं से फैली 2 गीगावाट की क्षमता। अन्य कंपनियों के साथ इन कंपनियों के आने वाले वर्षों में अपनी क्षमता बढ़ाने की उम्मीद है। भारत को UN सांख्यिकी आयोग नार्कोटिक्स ड्रग्स और UN HIV कार्यक्रम में समन्वय बोर्ड में सदस्य चुना गया। भारत को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र यानी UN के सांख्यिकी आयोग नार्कोटिक्स ड्रग्स और कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड के सदस्य रूप में चुना गया, जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश की बढ़ती उपस्थिति का संकेत देता है। इसका निर्णय 6 अप्रैल 2023 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद स्कॉस यानी ECOSOC में आयोजित एक बैठक के दौरान भी मतदान में किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर इस उपलब्धि का श्रेय सांख्यिकी विविधता और जनसांख्यिकी की भारत की विशेषता को दिया। सांख्यिकी आयोग में भारत की सदस्यता 4 वर्ष की होगी, जिसकी शुरुआत 1 जनवरी 2024 होगी। मादक पदार्थ रोकथाम आयोग अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण संधियों को लागू किए जाने पर निगरानी करता है। वहीं संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम समन्वय बोर्ड HIV एड्स की रोकथाम के लिए रणनीतिक दिशा निर्देश प्रदान करता है। भारत दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब अमीरात और चीन के साथ एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में 2 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहा था। पहले दौर के मतदान दक्षिण कोरिया को 23 मत मिले, जबकि चीन और संयुक्त अरब अमीरात को क्रमशः 19 और 15 मत मिले। दूसरे दौर में चीन और दक्षिण कोरिया में से प्रत्येक 25-25 वोट मिले, जिसके परिणामस्वरूप बराबरी हो गई। परिषद की प्रक्रिया के नियमों के अनुसार गुप्त मतदान में 2 निर्णायक दौर के बाद लॉटरी के माध्यम से दक्षिण कोरिया को दूसरी सीट के लिए चुना गया। नेक्स्ट है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। हाल ही में टाटा ट्रस्ट द्वारा इंडिया रिपोर्ट IJR 2022 जारी की। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट तीसरा संस्करण इससे पहले 2019 और 2020 में इसे जारी किया गया था। रिपोर्ट के महत्वपूर्ण तथ्य में देखें तो IJR के अनुसार दिसंबर 2022 तक उच्च न्यायालय 1108 न्यायाधीश की स्वीकृत संख्या की तुलना में 778 न्यायाधीश के साथ कार्य कर रहे हैं। अधीनस्थ अदालतें 24,621 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की तुलना में 19,288 न्यायाधीशों के साथ कार्य कर रहे हैं। उच्चतम औसत पेंडेंसी उत्तर प्रदेश में जो है 11.34 वर्ष है। इसके बाद पश्चिम बंगाल 9.9 वर्ष का स्थान है। उच्च न्यायालय में सबसे कम औसत पेंडेंसी त्रिपुरा 1 वर्ष है। इसके बाद सिक्किम 1.9 वर्ष और मेघालय में 2.1 वर्ष का स्थान है। आगे इसमें महत्वपूर्ण उसको देखते हैं। उच्च न्यायालय यानी न्याय वितरण वाले शीर्ष 8 राज्य बड़े राज्यों में देखें तो पहले स्थान पर कर्नाटक इंपॉर्टेंट है। न्याय वितरण वाले शीर्ष 8 राज्यों में बड़े राज्यों में देखें तो पहले स्थान पर कर्नाटक, इसका स्कोर 6.38 है। दूसरे स्थान पर जो है तमिलनाडु है। इसके बाद जो आपका है क्रमशः इसमें देखें तेलंगाना है, फिर गुजरात है, इसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर केरला, फिर झारखंड, फिर मध्य प्रदेश है।
1 करोड़ से कम आबादी वाले 7 छोटे राज्यों की सूची में सिक्किम पहले, अरुणाचल प्रदेश दूसरे तक, गोवा सबसे नीचे 7वें स्थान पर। 7 छोटे राज्यों में देखें तो इसमें जो है सिक्किम जो है पहले स्थान पर, गोवा सबसे निचले स्थान पर है न्याय की पहुंच के मामले में। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो नेक्स्ट इसमें आपका आता है इसरो के सबसे बड़े और भारी रॉकेट। इसरो के सबसे बड़े और भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा 36 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण। इसको देखते हैं तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 26 मार्च 2023 को भारत का सबसे बड़ा और भारी LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया। यह रॉकेट अपने साथ ब्रिटेन स्थित नेटवर्क एक्सेस एसोसिएट लिमिटेड OneWeb समूह के 36 उपग्रहों को अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया। इसरो ने इससे पहले OneWeb के 36 उपग्रहों को 23 अक्टूबर 2022 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था। OneWeb अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में 616 से अधिक उपग्रहों के समूह को पूरा कर लेगा तो इससे विश्व में ब्रॉडबैंड सेवाएं और बेहतर हो जाएगी। महत्वाकांक्षी पहले मानवयुक्त गगनयान मिशन, यानी इसरो का जो या भारत का जो महत्वाकांक्षी मानवयुक्त मिशन है, गगनयान मिशन है, के लिए वैज्ञानिकों को उत्साह को और बढ़ा दिया है। इसरो ने इस लॉन्च के जरिए जिस विशालकाय LVM रॉकेट का प्रयोग किया उससे जो तकनीकी प्रयोग की वो गगनयान मिशन में प्रयोग की जानी है। इस रॉकेट में S-200 मोटरों का प्रयोग किया गया जो गगनयान मिशन के लॉन्चर्स के समान है। इसरो के मिशन कंट्रोल सेंटर इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि इन S-200 मीटरों को जिस प्रकार डिजाइन किया गया वो गगनयान के लिए सटीक। इस रॉकेट में और भी कई सुधार किए गए हैं जिनका लक्ष्य आगे के चरणों और प्रणाली में से ज़्यादा ह्यूमन रेटेड बनाना है। इसमें देखें तो 43.5 मीटर लंबा और 643 टन वजनी LVM-3 श्रीहरिकोटा स्थित रॉकेट पोर्ट के दूसरे लॉन्च पैड से छोड़ा गया। रॉकेट में कुल 5805 किलो वजन का पेलोड था। इसने बताया कि यूके स्थित OneWeb समूह के 36 इंटरनेट उपग्रहों को उनकी सही कक्षाओं में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। रॉकेट लॉन्च होने के 19 मिनट बाद उपग्रहों की अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। OneWeb ने सभी उपग्रहों को सिग्नल प्राप्त होने की पुष्टि की है। LVM-3 एक 3 स्टेज अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है जो उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी GTO में लॉन्च करने के लिए संचालित किया जाता है। 643 टन वजनी 3 चरणों वाला रॉकेट का पहला चरण तरल ठोस ईंधन संचालित होता है। स्ट्रैप ऑन मोटर दूसरा चरण तरल पदार्थ संचालित और तीसरा चरण क्रायोजेनिक इंजन द्वारा संचालित है जो ईंधन के रूप में तरलीकृत ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का उपयोग करता है। इसमें देखें तो यह उपग्रह आधारित सेवा उपलब्ध कराने वाली संचार कंपनी है, यानी OneWeb जो है ये उपग्रह आधारित सेवा उपलब्ध कराने वाली संचार कंपनी। इसका मुख्यालय जो है लंदन में है, यानी इंग्लैंड की राजधानी या यूके की राजधानी जो लंदन है वहाँ इसका मुख्यालय है। इसमें दिया है देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई के पहले फेज का उद्घाटन किया गया। इसके बाद इसरो का सबसे छोटा रॉकेट SSLV G2 लॉन्च किया गया 10 फरवरी को और ये उद्घाटन जो दिल्ली दौसा लाल सोटखंड को 12 फरवरी 2023 को किया गया और ये सबसे छोटा उपग्रह है तो इसको जानकारी के रूप में इसको याद किया जा सकता है। इसमें जो है सबसे छोटे उपग्रह देखें 3 उपग्रह EOS-07 जानुस-1 और आज़ादी -2 के साथ SSLV रॉकेट को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। नेक्स्ट इसमें देखें जो महत्वपूर्ण खबर है तो राष्ट्रपति भवन के ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान कर दिया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं तो मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली स्काई UTM, यानी मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली क्या कहते हैं, स्काई UTM कहते हैं। 8 फरवरी 2023 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM के अनावरण किया है। इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन में देखें तो हाल ही में ऊर्जा अर्थशास्त्र और वित्तीय विश्लेषण संस्थान IEEFA और EMBN एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया रिपोर्ट जारी की। 2023 के लिए इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट में 16 भारतीय राज्यों का विश्लेषण किया गया जो देश की कुल ऊर्जा खपत का 90% हिस्सा। इस प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए स्टेट्स इलेक्ट्रिसिटी ट्रांजिशन सेट नामक एक स्कोरिंग प्रणाली जारी की गई। आगे इसमें देखते हैं तो उड़ीसा देश का पहला झुग्गी मुक्त राज्य, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उड़ीसा सरकार ने भारत में पहला झुग्गी मुक्त राज्य बनने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य पूरा कर लिया। इसके तहत राज्य की सभी झुग्गियों को अपग्रेड करने के लिए जगह मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अगला इसमें देखें तो इसमें जो महत्वपूर्ण खबर है उसको कवर करते हैं तो महाराष्ट्र हाईवे पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा और इसमें जो है यह इंपॉर्टेंट है देश का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म धारवाड़ में। इसमें देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च 2023 को कर्नाटक के धारवाड़ जिले में श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म राष्ट्र को समर्पित किया। यह दक्षिण पश्चिम रेलवे के अंतर्गत आता है। यह 1507 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म बनाया गया। इसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी 2 मार्च 2023 को मान्यता की। इस पर 20 करोड़ रुपये खर्च आया। प्रधानमंत्री इस सबसे लंबे प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रिक इंजन वाली 2 ट्रेन नंबर 17317 हुबली दादर एक्सप्रेस और ट्रेन संख्या 07335 बेलागावी सिकंदराबाद जंक्शन एक्सप्रेस को हरी कर रवाना किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने धारवाड़ शहर में 852 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित देश के पहले इको फ्रेंडली ग्रीन IIT कैंपस का भी उद्घाटन किया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से यह महत्वपूर्ण खबर रही। आगे कुछ देखते हैं। जापान के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा रही और इसके बाद यहाँ हम देख ही चुके हैं कि इसरो के सबसे बड़े और भारी रॉकेट LVM-3 द्वारा 36 उपग्रहों प्रक्षेपण किए गए, इसके बारे में देख चुके हैं। और ये लद्दाख और मयूरभंज विश्व के महानतम स्थानों में है। उत्तराखंड में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर टेलीस्कोप ILMT का उद्घाटन किया गया। यहाँ देखते हैं टाइम्स की सूची में विश्व के शीर्ष 5 स्थल में टम्पा अमेरिका में है, लिए मेटा घाटी अमेरिका में, रियो ग्रांडे उत्तरी अमेरिका में, टक्सन अमेरिका में, एसोमाइट राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे ही अमेरिका में हैं। और इसके बाद जो यह महत्वपूर्ण खबर है इसको देख लेते हैं। तो केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी एवं पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार कार्मिक लोक शिकायत पेंशन परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 21 मार्च 2023 उत्तराखंड के देवस्थल में एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप यानी ILMT का उद्घाटन किया। तो इस तरह से यह करंट अफेयर्स रहे, यानी इसको कह सकते हैं कि यह जो है समसामयिकी जो है करंट वार्स की
अर्धवार्ष की करंट अफेयर 2023 से। तो इसको हमने 3 भागों में कवर करने का प्रयास किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।